Hello students, I welcome you all in this lecture for class 12th, and we are doing chapter 1 of physics, which is electrostatics. And in this video we are going to discuss about this concept, electric field intensity. क्या होती है electric field intensity, क्यों यूज करते हैं हम, ये सब हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. So let's get started. First of all we have electric field. Okay, तो electric field होता क्या है. देखो, फील्ड का मतलब है अब किसी भी रीजन बोल सकते हैं, हम रीजन बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज हमारे पास एक मैग्नेट रहती है, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है तो हमें पता है कि मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड रहता है, जिस फील्ड के अंदर इसका मैग्नेटिज्म वर्क करता है. अगर इस फील्ड के अंदर कोई दूसरी चीज़ आती है, कोई मेटल की चीज़ आती है या फिर कोई दूसरी मैग्नेट आती है, तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. अगर या फिर सेम पोल की मैग्नेट आएगी तो उसको रिपेल करेगी. इट मीन्स ये जो मैग्नेट है वो इस फील्ड के अंदर वर्क कर सकती है. तो इस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. इसी तरह से जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेम इन दिस वे वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. अब बिकॉज ये मैग्नेट के चारों तरफ बना था, मैग्नेटिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चारों तरफ बनेगा. वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं. यस, तो चार्जेस के अराउंड बनेगा. सो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज or a system of charge within which other charges particles experience electrostatic force. क्लियर. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो चीज समझनी है पहले, दैट इज सोर्स चार्ज, कि सोर्स चार्ज क्या होता है, एंड सेकंड वन इज टेस्ट चार्ज, ये क्या होता है. तो उसके लिए मैं एक बना लेता हूँ. ये मेरे पास एक चार्ज गिवन है और मुझे पता है चार्ज गिवन है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा. ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है, सपोज यहाँ पर कोई चार्ज आता है, तो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. क्योंकि देखो ये भी चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है. मैंने थोड़ा बड़ा जरूर बनाया है बट ये पॉइंट चार्ज है, अपनी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं. तो ये पॉइंट चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर अपने फोर्स लगाएगा. हमें पता है कौन सा फोर्स होता है, वो कूलम्ब फोर्स होता है, जो हम पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कूलम्ब फोर्स होता है. तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज. अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा. अगर ये नेगेटिव हुआ तो उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. और रिपल्शन और अट्रैक्शन में कुछ फोर्स लग रहा होगा. तो वो फोर्स क्यों आया, क्योंकि इस रीजन के अंदर क्या कर रहा है, ये जो चार्ज है अपने पास, ये फोर्स क्रिएट कर रहा है. तो जिस रीजन के अंदर इस फोर्स क्रिएट करता है उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो याद रखना, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है, उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. और सोर्स चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिस चार्ज के कारण ये फील्ड प्रोड्यूस हुआ है. अब हमें पता है ये फील्ड इसके कारण प्रोड्यूस हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे सोर्स चार्ज. दिस इज सोर्स चार्ज. क्लियर. और हम दूसरे चार्ज को यहाँ पे इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि इस पर कुछ फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा. तो ये क्या है, ये हमारा है टेस्ट चार्ज. तो इस तरह से हम चार्जेस को बताते हैं कि कौन सा सोर्स चार्ज है और कौन सा टेस्ट चार्ज है. तो ठीक है, तो देख लेते हैं. ये हमारे पास एक चार्ज हुआ और यहाँ पर मैं दूसरा चार्ज लेके आया. तो जब दूसरा चार्ज लाने पर क्या करेगा, ये इसको देखो ये फोर्स लगा रहा है. ये क्यों, क्योंकि मैं इसको भी पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूँ, इसीलिए. तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इसको दूर की तरफ धकेल रहा है. क्लियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फील्ड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. किसी भी चार्ज के अराउंड का रीजन जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर सकता है, उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखो कैसे मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से. तो नेक्स्ट हमारे पास यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं. तो ये क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट लोकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, ये अपने पास क्यू चार्ज आ गया जो सोर्स चार्ज है. तो सोर्स चार्ज का मतलब क्या हुआ, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो जैसे यहाँ पे ये चार्ज आया अपने पास, क्यू नॉट चार्ज आया, तो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अपने पास. ठीक है. अब ये तो क्यू नॉट चार्ज था, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी. बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट चार्ज. याद रखना, यूनिट का मतलब समझ लो, बहुत सी डेफिनेशन में हम यूनिट यूज करते हैं. तो यूनिट का मतलब होता है हम वन की बात कर रहे हैं, यानी वन चार्ज की बात कर रहे हैं, हम वन कूलम्ब चार्ज की बात कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं. ठीक है. तो मैं इस क्यू नॉट की जगह अगर यहाँ पे मैं वन कूलम्ब चार्ज लेके आऊँ, तो उस वन कूलम्ब चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर. तो देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. हियर वी हैव E इक्वल्स टू F अपॉन में Q नॉट. ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा. इट मीन्स फोर्स पर यूनिट चार्ज. दिख रहा है ना यहाँ से, फोर्स पर यूनिट चार्ज. बिकॉज मैंने वेक्टर लिया हुआ है तो हम इसको वेक्टर बोल सकते हैं कि E वेक्टर होता है. और वेक्टर अपॉन में स्केलर क्वांटिटी है. वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होती है,
वेक्टर क्वांटिटी तो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी हम डिटेल में इसके बारे में तब पता चलेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लेंगे। तो अभी इसी वीडियो में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब हम वो पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे डायरेक्शन हम लेके चलते हैं इसकी। अभी तक के लिए इतना समझ लो सिर्फ कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम इसे लिखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में देने वाली बात ये है कि जो क्यू नोट है ना, ये क्यू जीरो या जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। इट शुड बी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्मॉल क्यों होना चाहिए ये भी देख लो पहले। अगर ये स्मॉल ना होगा तो देखो क्या करेगा, ये इसको भी तो फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, और हम तो सिर्फ इसके फोर्स की बात कर रहे हैं, इस चार्ज की फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो टेस्ट चार्ज है ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा छोटा चार्ज है कि हम उस वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो हम इस पे फोर्स की बात कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी क्या करेगा, इसके फोर्स को रिपेल भी करेगा। ठीक है, तो वो हम कंसिडर नहीं कर रहे। इसीलिए चीज़ याद रखनी है आपको, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन देते हैं तो जो क्यू नोट जो चार्ज है उसको हम इनफाइनेटिसिमली स्मॉल लेके चलते हैं। ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए। क्लियर, तो क्यू नॉट इज इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चार्ज सो दैट प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज मे नॉट डिस्टर्ब द, देखो वही लिखा हुआ है कि ताकि इस चार्ज के प्रेजेंस से सोर्स के चार्ज पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, अब बिकॉज इन्फिनिटी स्मॉल है, स्मॉल का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू टेंड्स टू जीरो है। तो देखो क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, लिमिट का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को, देखो इसके नीचे जो भी वैल्यू लिखी होती है टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब है कि क्यू नॉट की वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी है कि वो जीरो के आसपास जा रही है। इसे बोलते हैं क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। क्लियर, तो ये अपने पास आ जाएगा क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। तो ई की वैल्यू हम, इसलिए मैंने इसको इनफाइनेटिसिमली स्मॉल दिखाने के लिए ये चीज़ यूज़ की है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। मैथ वाले स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि लिमिट हम यूज़ करते हैं, और जो बायो वाले स्टूडेंट्स उनको नहीं पता होता है खासकर, तो समझ लो लिमिट यूज़ करने का मतलब ये है कि हम जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो इट मीन्स क्यू नोट जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, क्यू नोट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो, एंड ये हमारे पास परफेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Now let's talk about its units. What is the unit of electric field intensity? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है, यहाँ से दिख रहा है अपने को फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और क्यू की यूनिट अपने पास होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ऐसे ही हम बोलते हैं इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम यूनिट बना सकते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। ओके, अब हमें दो चीज़ समझनी है, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जिसकी स्ट्रेंथ हमेशा सेम रहे एंड डायरेक्शन भी सेम रहे एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसमें हर पॉइंट के ऊपर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है अगर, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसके पास डिफरेंट स्ट्रेंथ हो और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, ये हम अभी पता लगाएंगे कि इसके डायग्राम से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या कैसे ये आता है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि पर यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है जब उस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड द चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। ओके, सो ई इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। तो दिस विल बी द फॉर्मूला। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं वाला फॉर्मूला यूज़ करना। एंड यूनिट हमें पता है न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि एक पॉइंट चार्ज जो है उस पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एक पॉइंट के ऊपर, वो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास एक क्यू चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, इस पॉइंट पे मुझे ये बताना है कि इस पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कितना ई की वैल्यू आएगी, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ई भी वेक्टर क्वांटिटी याद रखना, जैसे फोर्स होता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट ई जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने रखा हुआ है, पी पॉइंट लिख लेते हैं इसको, पी पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, दैट चार्ज इज क्यू नॉट। अब मुझे देखना है कि इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रहा है, कितना बन रहा है। क्लियर, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। देखो करना क्या है, मुझे पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखता हूँ इधर इस जगह के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ओके, और उस फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं,
कोलम्स लॉ है हमारे पास में, तो हम वो फोर्स फाइंड करते हैं। तो ये लिखा हुआ है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट, को जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू दिस दैट इज इक्वल्स टू एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस आ गए हमारे पास, अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, मैं ओनली यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, याद रखना, तो इसलिए मैंने वेक्टर नहीं लिखा यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इतना फोर्स इस पर लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इसको रिपेल करेगा ये। ठीक है, ये अपने पास फोर्स आ गया। अब फोर्स तो अपने पास आ चुका है, तो फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज तो होता है जो चार्ज है यहाँ पे। सो वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ की जो वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, अपॉन में क्यू नॉट है हमारे पास ऑलरेडी, सो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा देन विल गेट ओनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल वी गेट। और हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है हमारे पास, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पे फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि अपने पास क्या चीज़ आई है। सो वी हैव हियर ई इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखो, क्या क्या चीज़ें, जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो इस पे डिपेंड कर रही है कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू क्या है, सोर्स चार्ज है, यानी जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर इंटेंसिटी डिपेंड करती है। समझना पहली चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्यू पर डिपेंड कर रही है। और क्यू क्या चीज़ है, ये सोर्स चार्ज था जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा रहा है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। ओके, सेकंड चीज़ यहाँ पे आ रहा है अपने पास डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स जितना ज़्यादा दूर जाओगे आप उतना ज़्यादा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और जितना ज़्यादा ये सोर्स चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस जितनी ज़्यादा कम होगी तो ये इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इतनी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इस फॉर्मूले को देख के हम ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक, फॉर्मूले को एनालाइज करना सीखो आप, एनालाइज करना आपको आना चाहिए कि क्या क्या डिपेंडेंस है उसकी। तो यहाँ पे मैंने ये दो चीज़ लिखी हुई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, सोर्स चार्ज बोल सकते हैं हम इसको, कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ पे, उसके चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। अब एक चीज़ देखो, इस फॉर्मूले में हमारे पास क्यू नॉट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ उसी पे डिपेंड करती है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पर कितने मर्जी कूलम का चार्ज ले आए अगर, तो यहाँ पे जो सेम रहेगा फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें वेक्टर लगाना होता है, तो मैंने वेक्टर लगा दी यहाँ पे, एंड डायरेक्शन भी यूज़ करनी होती है, तो आर कैप मतलब इसी के डायरेक्शन में, ये वाली जो डिस्टेंस थी इसी के डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया यहाँ पे आर कैप। ठीक है, एक चीज़ और हम बोल सकते हैं कि जो ई है, यहाँ से देखो क्या आया, यहाँ से हमारे पास आया ई जो है दैट ई इज प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आर बढ़ रहा है अगर तो ई कम हो रहा है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास में किसका, ई का ग्राफ है, और ये डिस्टेंस का ग्राफ है। तो देखो ये डिस्टेंस हमारे पास में, जब डिस्टेंस बढ़ रही है यानी ये आर है यहाँ पे, और हेयर वी हैव ई, जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो देखो इंटेंसिटी कम हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ पॉइंट आ गया तो इंटेंसिटी कितनी कम हो, यानी डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार ग्राफ डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ग्राफ बना के दिखाओ, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है ग्राफ का, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा आपको रिवीजन के लिए, तो उससे आप लर्न कर लेना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो, सपोज वी हैव सम चार्जेस हेयर, वी हैव Q1, Q2, Q3 एंड Q4, एंड हेयर एक पॉइंट है यहाँ पे P। इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। ठीक है, हमें फाइंड करना है। अब पहली चीज़ दिमाग में डाल लो, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इन सब का वेक्टर सम के अकॉर्डिंग आएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर सम करते हैं हम इसका। ओके, तो मैं देखता हूँ कि जो Q1 है देखो इस P पॉइंट पे Q1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से याद रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूर की तरफ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है,
ये अपने इसके ऊपर पास कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये उसको रिपेल करेगा ये, ठीक है। तो इसलिए इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस तरफ मानते हैं। अभी अब लाइन्स आएंगे तो लाइन्स में हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो ये Q1 है, Q1 क्या कर रहा है, इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये होगी E1। E1 किसकी डायरेक्शन है, Q1 की P पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली जो Q2 है, Q2 की P पॉइंट पे E2 डायरेक्शन आ गई। Q2 ने जो फील्ड जनरेट किया E2, Q3 ने जो फील्ड जनरेट किया दैट इज दिस इन दिस डायरेक्शन P3, एंड Q4 ने जो फील्ड जनरेट किया इट इज़ इन दिस डायरेक्शन E4। अब हमें पता है बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है सारी, तो इन सबका वेक्टर एडिशन होके जो रिजल्टेंट हमारा आया वो रिजल्टेंट आया इस तरफ, ये आया, ठीक है। अब रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तब हम देखेंगे किस तरह के वेक्टर बनते हैं, उसके बाद ही हम वेक्टर एडिशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ हम सिर्फ बेसिकली समझ लें कि सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि कैसे वेक्टर एडिशन किया जाता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकाला जाता है। तो देखो पहले मैं निकालता हूँ कि पॉइंट P पर ड्यू टू Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है दैट इज E1, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो हेयर वी हैव E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 जो K होता है, ठीक है। इनटू में वहाँ पे क्या आता था, सोर्स चार्ज क्या है यहाँ पे Q1, तो हमारे पास सोर्स चार्ज आ गया। अपॉन में डिस्टेंस, तो इन दोनों की डिस्टेंस है R1P का स्क्वायर आ गया हमारे पास में, इनटू डायरेक्शन इस डिस्टेंस की तरफ ही तो डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन ये, तो यहाँ पे आ गया R1P कैप। ये सेम है जो हमने अभी लिखा था फॉर्मूले में। हमने फॉर्मूला जो लिखा था वो क्या था, 1/4πε0 Q/R² इंटू R कैप, सेम टू सेम एज इट इज हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये E1 हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी थी यहाँ पे वेक्टर आ गया। सिमिलरली जिस तरह से E आया उसी तरह से हम E2 भी फाइंड कर सकते हैं। कुछ नहीं किया, सेम है, देखो सोर्स चार्ज Q2 बन गया, डिस्टेंस ये वाली आ गई, ये कैप आ गया। सिमिलरली हम E3 भी फाइंड कर सकते हैं एंड E4 भी हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास n चार्जेस है तो वी कैन ऑल्सो फाइंड En। तो En का फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए, 1/4πε0 Qn अपॉन में R NP का स्क्वायर इंटू R NP का कैप, ये बन जाना चाहिए। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, और जब हम ऐड करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ऐड कर दिया हमने। अब देखो ये वही है E1 E2 E3 E4 डैश डैश En तक है, क्लियर। अब इसको हम लिखेंगे समीशन फॉर्म में। अब देखो ये फॉर्म मैं तो आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि समीशन क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। समीशन लिखने के लिए एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ कॉमन है हमेशा वो तो रहेगी बाहर। तो ये जो कॉमन है इसको तो मैं लिख देता हूँ बाहर, इसको मैं K करके लिख रहा हूँ बाहर। अब हम लगाएंगे समीशन, ठीक है। समीशन लगाने के बाद हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज चेंजेस हो रही हैं। तो देखो Q1 है, Q2 है, Q3 है। Q1 Q2 चेंज हो रहा है तो कंटिन्यूसली इसको लिखेंगे हम Q I अपॉन में R R1P R2P डैश 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 RNP, तो हम इसे लिखेंगे R P चेंज नहीं हो रहा है तो P का P रहेगा, और जो नंबर चेंज हो रहा है उसे हम लिख लेंगे I यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बिकॉज अब मैंने दोनों I क्यों लिखे, क्योंकि अगर ये 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो यहाँ 2 है, N है तो यहाँ N है, इसलिए मैंने दोनों को सेम नंबर दिया है। अगर ऐसा होता कि ये 1 है यहाँ पे कुछ और आ रहा होता तो मैं यहाँ पे इसको कुछ और नंबर देता, J दे देता या K दे देता, क्लियर। अब ये भी तो है यहाँ पे साथ में, ये भी इसी तरह से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा RIP के ऊपर कैप। अब हम इस I को डिफाइन कर देते हैं, जो I है यहाँ पे वो क्या है, 1 से लेके कहाँ तक है, N तक है। तो इस समेशन का मतलब हम ऐड कर रहे हैं, ऐड किसका कर रहे हैं, इन सब का ऐड कर रहे हैं, और कब ऐड कर रहे हैं, जब I की वैल्यू 1 से लेके N तक हो जाएगी। तो देखो इन सब को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए देखो ये लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, K की वैल्यू बस ये लिख दी इसने, I1 to N QI RIP का स्क्वायर RIP का कैप। तो इस तरह से हमें समेशन की फॉर्म में लिखना होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। ये होती क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। एक्चुअल में देखो सपोज वी हैव अ चार्ज हेयर पॉजिटिव, और ये क्या करता है, अपने चारों तरफ ऐसे फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भेजता है चारों तरफ। बहुत सारी लाइंस होती है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस होती हैं। जैसे हमने याद हो तो 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, ठीक है। ये सब इसके बीच में कोई भी चार्ज आएगा यहाँ पे तो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये ऐसे उसको दूर की तरफ धकेलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था ये। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है इसकी प्रॉपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व। देखो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। स्ट्रेट कब होंगी, कर्व कब होंगी, ये हम पढ़ेंगे अभी। इमेजिनरी लाइंस से याद रखना, रियल में मतलब कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हमें दिखती नहीं है ये, हम इमेजिन करके चलते हैं कि लाइंस हैं। इन अ रीजन सच दैट
टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि जो लाइन्स अगर उसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें उस टेंजेंट की डायरेक्शन में, सपोज ये लाइन है, अगर मैं इसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो मुझे टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, इट मीन जो टेंजेंट रहेगी, टेंजेंट का मतलब ये टच करके जाती है लाइन से, टेंजेंट बोलते हैं हम। तो जो टेंजेंट है वो टेंजेंट क्या शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रही है। तो ये भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दिस नाउ। और है क्या एक्चुअल में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज़ करते हैं। याद रखना है, यूज़ हम करते हैं खुद से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम समझ लो, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट है जो हमने खुद ने बनाया हुआ है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी जाती है, प्रॉपर्टीज़ हम ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं। ये चीज़ याद रखना, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पर टर्मिनेट होंगी, यानी पॉजिटिव से दूर की तरफ जाएंगी और नेगेटिव की तरफ आएंगी। एंड दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, इनका रियल फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम उनको खुद को मान के चलते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएँ, इसीलिए। ठीक है, सो दीज आर द डायग्राम। देखो पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज से देखो दूर की तरफ जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं ये, जो पॉजिटिव से दूर की तरफ जाके चलती है। और नेगेटिव चार्ज है अगर तो देखो उसकी तरफ आ रही हैं ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, पॉजिटिव से हमेशा अवे जाएंगी ये एंड नेगेटिव की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ अब जो टेंजेंट वाली बात है इसका मतलब देख लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सपोज यहाँ की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे पता डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ है, तो लाइन ऐसे जा रही है, इधर देखें तो डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ तो हमें निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि स्ट्रेट लाइंस थी। सपोज लाइन्स ऐसी होती हैं, अगर थोड़ा सा कर्व होती हैं अगर ये, तो हम क्या करते हैं, सपोज मुझे इस पॉइंट पर निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। देखो ये टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, कर्व है ये तो डायरेक्शन इस तरफ है। सिमिलरली इस 2 पॉइंट पर डायरेक्शन इस तरफ है। ऐसे कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाना चाहूँ तो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा इधर, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो डायरेक्शन ऐसे मिल जाएगी मुझे इधर। तो याद रखना, किसी भी कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट हमें क्या देता है, वो टेंजेंट हमें डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिस इज। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों नहीं करती, तो देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 लाइन्स कट कर रही हैं, मान लो ये लाइन और ये लाइन, अगर ये कट कर रही हैं तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस पॉइंट पे मैंने अभी क्या बताया था कि हम किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट तो एक इधर चलेगी और इसी पॉइंट पे टेंजेंट एक इधर चलेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या किसी एक ही पॉइंट पे हम 2 टेंजेंट क्यों ड्रॉ करेंगे। देखो ये एक्चुअल में शो ये कर रहा है कि इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है और इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है। सो इसीलिए कभी भी 2 लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो कट करती हैं तो एट सेम पॉइंट देयर विल बी 2 डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई दे डू नॉट कट या दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना थोड़ा सा, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर और क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। जहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना, वहाँ पर जो लाइन्स है वो क्लोज रहती हैं, और जहाँ पर फील्ड वीक होता है वहाँ पर लाइन्स थोड़ा दूर दूर रहती है। एग्जाम्पल के लिए देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने डायग्राम बना रखा है, और यहाँ पर देखो अगर मैं इधर की इस रीजन की बात करूँ तो इस रीजन में, इस प्लेन में देखो कितनी सारी लाइन्स चलेगी, 4 लाइन्स चलेगी लगभग। तो इट मीन्स ये लाइन्स यहाँ पर क्लोज हैं। क्लोज का मतलब इस जगह क्या रहेगी, इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखो मैंने सेम वही रीज़न यहाँ बनाया है, बट यहाँ पर लाइन कितनी जा रही है, ओनली वन लाइन गई है। इट मीन्स यहाँ पर जो है वो वीक, जो फील्ड जो है वो क्या है, वीक है, यहाँ पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सेम कुछ याद आ रहा होगा आपको 10th क्लास वाला, 10th में भी ये होता था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो थी, यहाँ पे पोल के पास में लाइन्स ज़्यादा पास रहती थी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता था। सेम वही चीज़ यहाँ पे कि जब लाइन्स क्लोजर है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी ग्रेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर है, एंड जब लाइन्स दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या होगा, कम होगा, वीक होगा। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप्स नहीं बनाती। क्लोज लूप का एग्जांपल देखो क्या है कि जब हम मैग्नेट में पढ़ते थे हम नॉर्थ से साउथ, तो क्या करते थे, ऐसे जाके लाइन ऐसे चली जाती थी, तो क्लोज लूप बन गया ये। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सपोज ये लाइन है अगर, ये तो जाएगी कंटिन्यूसली चलती जाएगी आगे, कभी घूम के वापस प्लस में नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती, मुझे पता है, क्योंकि लाइन एंटर जो करती है वो तो सिर्फ नेगेटिव को एंटर करती है।
पॉजिटिव को तो एंटर ही नहीं करती है, तो पॉजिटिव से तो सिर्फ निकल सकती है लाइन ये, ठीक है। और एंटर क्या करेगी, नेगेटिव को करेगी। तो कभी भी क्लोज लूप तो बन ही नहीं सकता ना, जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई वहाँ पे कभी टर्मिनेट ही नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखो ये क्या कह रहा है एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ढंग से समझना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो किसी भी सरफेस से अगर निकल रही हैं, सपोज मेरे पास अगर पॉइंट चार्ज ना होके कोई थोड़ा सा बड़ा मेरे पास स्फेरिकल चार्ज है, एग्जाम्पल के लिए दिस, तो उसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, अगर मैंने बड़ा कर दिया तो सरफेस भी आएगी इसकी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी ना, वो याद रखना सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, दिस, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो चाहे कोई मर्जी चार्ज हो, लाइंस जो रहेंगी वो ऑलवेज क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव है तो वो निकलेंगी तो परपेंडिकुलरली निकलेंगी, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एंटर करेंगी, परपेंडिकुलरली एंटर करेंगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट के बेसिस पर हम समझ पाएंगे कि डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, या दो चार्जर जब पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ओके, दे बिहेव लाइक स्ट्रेच स्ट्रिंग। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव, ये चार्ज है मेरे पास नेगेटिव। अब मुझे पता है कि निकलती कैसे लाइंस, परपेंडिकुलर निकलती हैं, ठीक है, याद रखना परपेंडिकुलर ही निकलेंगी लाइंस, कुछ मर्जी हो जाए। सपोज ये इसकी लाइन है पॉजिटिव, और मुझे पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटर होना चाहिए। तो इसकी लाइंस के लिए मैं एक बार अलग से बना लेता हूँ। इसमें लाइंस कैसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये लाइन निकली तो यहाँ से परपेंडिकुलरली, बट ये जब आगे गई तो इसे ये नेगेटिव चार्ज मिल गया यहाँ पे, तो अब क्या करेगी, इसको एंटर करेगी यहाँ पे, इस तरह से एंटर करेगी ये लाइंस, ठीक है। तो सेम लाइन एंटर करेगी यहाँ पे, वापस बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन सही से करने के लिए, कि मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो लाइन निकल तो परपेंडिकुलर रही है यहाँ से, ठीक है, बट बिकॉज ड्यू टू दिस नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज, ये इस क्या करेंगी, इसमें एंटर भी तो होना चाहेंगी, तो इसमें एंटर हो जाएंगे ऐसे, बट एंटर भी कैसे होंगी, परपेंडिकुलरली। सारी की सारी लाइन जो ऊपर निकली वो भी परपेंडिकुलर निकली और ऐसे एंटर करी, परपेंडिकुलर एंटर होगी, याद रखना परपेंडिकुलर एंटर होंगे। अभी डायग्राम आगे आएगा तो वहाँ समझ लोगे आप कि परपेंडिकुलरली निकल रही हैं, ऐसे जाके परपेंडिकुलरली एंटर हो रही है। तो अब देखो, अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। स्ट्रेच्ड का मतलब है यहाँ पर बिल्कुल भी ढील नहीं आएगी, एकदम स्ट्रेच्ड रहेगी ये। तो स्ट्रेच्ड रहने का मतलब क्या है, ये स्ट्रेच्ड है ना, तो क्या करेगी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी ये, स्ट्रेच्ड है क्योंकि अब देखो स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन हो, तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच रहती है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ रहती है ये, तो ये चार्ज को खींचने की कोशिश करती है, तो इसीलिए तो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। देखो अट्रैक्शन का मतलब क्या है, अट्रैक्शन हम पता क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। अब अट्रैक्शन क्यों करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या बताया कि जो लाइंस होती है ना, ये फुली स्ट्रेच्ड होती हैं, ताकि जब ये पॉजिटिव लाइन जब नेगेटिव के पास जाएगी, और ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, खुद सोचो अगर हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है अगर, तो क्या करेगी, इसको खींचने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू दीज लाइंस। ये हमने एक्सप्लेनेशन बनाया है समझने के लिए, अट्रैक्शन और रिपल्शन को समझने के लिए, कि जो लाइंस होती है वो बिहेव करती हैं एज अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, ठीक है। नाउ ये तो हमारे अट्रैक्शन की बात होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन द, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट तो हो रही है, देखो जाना इसको सीधा चाहिए था, तो कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ चलेगी, ठीक है, क्लियर। अब अगले जो नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल यानी साइड वाइज प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज एक पॉजिटिव है, जाना लाइन को ऐसे चाहिए था, इस लाइन को भी ऐसे जाना चाहिए था, बट क्या ये दोनों लाइन कभी कट कर सकती हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करी, ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, ऐसे जाके ऐसे हो जाएंगी, क्योंकि इधर से भी लाइन आ रही है वो भी जाके ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, रिपल्शन को, कट नहीं करेंगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव की, ये भी पॉजिटिव की है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे फील्ड बनेगा हमारे पास में, निकलेंगी परपेंडिकुलरली बट आगे नहीं जा पाएंगी क्योंकि यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे बन जाएगा ये भी आगे आएगा तो वहाँ थोड़ा डिटेल में समझ जाओगे डायग्राम बना के। यहाँ डायग्राम तो ऐसे ही बन रहा है, क्या करें, क्लियर। तो बाकी सारे इधर वाला जो लाइन्स है, इधर वाली लाइन सेम रहेंगी, इन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि
यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है, बस जो बीच की लाइन्स है ये इस तरह से बिहेव करेंगे ये। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेन जिस स्लाइड में आपको याद रखना है कि लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलरली निकलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं अगर तो वो अट्रैक्शन को शो करता है, अगर वो प्रेशर एक्सर्ट करती है साइडवेज तो वो क्या करता है, रिपल्शन को शो करता है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए देखो नेक्स्ट वी हैव डायग्राम है कि अगर मेरे पास चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं 2, तो देखो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यही मैंने पीछे बनाया था। पॉजिटिव देखो ये इधर वाली लाइंस तो सेम है, ये चल रही हैं ऐसे, इधर वाली लाइंस इसकी भी आ रही हैं ये, बट बीच में क्या हो रहा है, इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे जाना चाहिए था, बट बिकॉज नेगेटिव है यहाँ पे तो यहाँ से क्या किया, इसको बैंड किया, और बैंड किया तो एक चीज़ समझ रहे होंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है और यहाँ पर भी ये जो बैंड होके आएगी ये भी ऐसे परपेंडिकुलरली ऐड होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलरली एंटर होगा, ये परपेंडिकुलरली जाएगी बाहर। सिमिलरली ये लाइन है, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये ऐसे बैंड होके क्या चलेगी, परपेंडिकुलरली यहाँ एंटर करेगी। अब ये जो है कंट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, मतलब खींचने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये थी टू इक्वल एंड ऑपोजिट के ऊपर। नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। अगर हमारे पास 2 इक्वल चार्जेस हैं, इस बार चार्जेस इक्वल है, याद रखना सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमें पता है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इस रिपल्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो यहाँ से हमें पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं अवे, तो सब लाइंस सबसे दूर जा रही हैं, यहाँ पर भी सबसे दूर जा रही हैं, ठीक है, बट एक इस लाइन को जाना था इस तरफ और इसकी लाइन को जाना था इस तरफ। अब बिकॉज दोनों सेम चार्जेस की लाइन है, सेम पॉजिटिव चार्ज की लाइन है, तो कट तो कर नहीं सकते एक दूसरे को, तो एक क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो साइड वे कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो इस तरह से ऐसे बैंड हो जाएगी ये वाली लाइन, और ये लाइन भी इस तरह से ऐसे बैंड हो जाएगी। तो इस तरह से ये बैंड हो जाती हैं, और ताकि हमें रिपल्शन इसमें शो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कट नहीं करेंगे दूसरे को। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि जो बीच का रीजन है, इस रीजन में कोई भी लाइन नहीं गई, तो कोई भी लाइन नहीं गई अगर, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा, तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। दिस इज न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब देखो सोचने की बात है कि पॉजिटिव चार्ज है और उसके बीच में एक कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से हमें पता चलता है कि न्यूट्रल पॉइंट यहाँ होता है। अब एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक्जैक्टली बीच में होगा, क्योंकि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, ठीक है। ये बैंड क्यों हुई इसका रीज़न आपको पता चल गया, मैंने बता दिया कि जाना इसको ऐसे चाहिए था, इसको भी ऐसे जाना चाहिए था, बट बिकॉज दोनों पॉजिटिव लाइंस हैं तो दोनों एक दूसरे को तो कट कर नहीं सकती, तो इसलिए दोनों एक दूसरे की तरफ बैंड हो जाती है, इस तरह से बैंड हो जाती हैं। ये बैंड का मतलब ये रिपल्शन शो करता है। तो यहाँ पे जब बैंड हो जाएंगे, खुद सोचो जब बैंड हो रही है इट मीन्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, अब एक दूसरे के ऊपर धकेल रही है एक दूसरे को, धकेलने का मतलब है यहाँ पे रिपल्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर क्या करी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वहाँ पर अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा था। तो इस तरह से हम अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट और है कि अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती, ये है इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो देखो क्या करेगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा आएंगे इसके ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल लिया हुआ है। कैसे पता चल रहा है, ये देखो एरो इनकी तरफ आ रहा है, इसलिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा तो यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस अंदर आएंगी, इसकी स्ट्रेंथ कम है तो यहाँ पे लाइंस कम अंदर आएंगी। जब यहाँ पे लाइंस कम अंदर आएंगी तो उसका जो रिपल्शन होगा, रिपेल तो करेंगी ऑब्वियस है, बट जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, ये न्यूट्रल पॉइंट एक्जैक्टली बीच में ना होके इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ शिफ्ट होने का मतलब देखो पहले मिडल में था, अब ये थोड़ा सा, ये जो एंड पॉइंट है ये थोड़ा सा इधर है, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ये एन इस तरफ है, मतलब ये डिस्टेंस कम है हमारे पास में, तो हम बोल सकते हैं कि जब चार्जेस क्या नाम है सेम स्ट्रेंथ में नहीं होते अगर, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कम स्ट्रेंथ वाले की तरफ बैंड हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर तो पता ही आपको ये तो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो लाइन बहुत ज़्यादा है, ये इतना रिपल्शन क्रिएट कर नहीं पाएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी स्मॉलर स्ट्रेंथ वाले की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा अगर दोनों अनइक्वल चार्जेस हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लुक एट सम इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो वी हैव हियर अ शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास एक शीट है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज की शीट है, ठीक है। एंड एक चीज़ याद रखनी है, ये शीट जो है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब ये बहुत बड़ी शीट है, और मैंने सिर्फ छोटा सा पोर्शन लिया इसके, चलती जा रही है आगे की तरफ भी, मैंने सिर्फ छोटा सा सेक्शन लिया इसका, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है सब तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे जाएंगे, देखो पॉजिटिव से हमें पता है ऐसे जाती हैं लाइन से, तो देखो ये इससे इस तरफ निकली लाइन है पॉजिटिव, ये ऐसे, और बैक साइड में भी जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव है
और ये शीट बहुत पतली है, यहाँ पे थिकनेस थोड़ी दिखाई है मैंने, बट ये थिकनेस बहुत पतली है, माइन्यूट एकदम है ही नहीं, मतलब थिकनेस इतना बोल सकते हैं हम, थिन शीट हम इसे बोल सकते हैं, दिस इज थिन शीट। अगर थिन शीट है तो पॉजिटिव चार्ज जो है उसका इफेक्ट दूसरी तरफ भी होगा, तो दूसरे फेस पर भी ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, तो इस तरह से लाइन जाती है और लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। याद रखना पैरेलल क्यों है, इसके लिए समझो एक चीज़। पैरेलल ये इसीलिए है क्योंकि जो मैंने ये है ना, इसको क्या लिया हुआ है मैंने, इन्फिनिट लिया हुआ है। अब इन्फिनिट का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिट का मतलब ये हुआ, अब ढंग से समझो कि जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये इन्फिनिट का मतलब बहुत दूर तक जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है इसकी फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इसकी फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फील्ड लाइन जब ऐसे जाएगी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ये रिपेल करेंगी तो इनकी डायरेक्शन तो ऐसे हो जानी चाहिए, है ना, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो ये है, ये अगर इससे रिपेल हो रही है तो इसके ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज है अपने पास, तो वो भी तो इसको रिपेल करेगा ऐसे नीचे की तरफ, ये इसको रिपेल करेगा, तो एट लास्ट ये कहाँ रहेंगी, बीच में ही रहेंगी। तो सारी की सारी लाइंस के लिए यही प्रॉपर्टी रहती है। अब मैंने इन्फिनिट वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर मैं इन्फिनिट यूज़ ना करता तो आप लोग ये कहते कि सर जो पॉजिटिव चार्ज एकदम कॉर्नर पे होगा तो उसको तो कोई रिपेल नहीं करेगा, तो उसका तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल जाएगा ऊपर की तरफ। बट मैंने यहाँ पे इन्फिनिट लिया, तो इन्फिनिट का मतलब ये है कि इसके ऊपर भी चार्ज है, मैंने यहाँ शो नहीं किया। जब पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, बट मैंने शो नहीं किया क्योंकि मैंने एक छोटा सेक्शन कंसीडर किया सिर्फ। तो याद रखना इनफाइनाइट अगर शीट है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी, इस तरह से ये ऐसे बनेंगी। ये शीट ऊपर भी जा रही है, याद रखना ये ऐसे भी जा रही है ये। तो अगर मैं इसको साइड व्यू देखूँ, अगर मैं ये वाला व्यू देखूँ तो देखो ये पॉजिटिव है सारा, यहाँ पे पॉजिटिव 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 है, तो ये लाइन गई ऐसे, इसकी सबकी लाइन गई ऐसे ऐसे जाती रही। अब ये जो लाइन है वो इससे भी रिपेल हो रही है और इसको भी रिपेल कर रही है। जब दोनों को रिपेल कर रही है, सेम डायरेक्शन में रिपेल कर रही है, और ये लाइन इससे रिपेल हो रही है, तो मतलब सब तरफ जो है वो सेम रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो एट लास्ट ये क्या है, एकदम पैरेलल रहती हैं ये। अब देखते हैं अगर ये इनफाइनाइट शीट ना होती तो क्या होता। इसी का एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं और मान लेता हूँ यहाँ पे कि ये इनफाइनाइट नहीं है। तो देखो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो अगर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो नीचे लाइन इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। अगर रिपेल करेगी तो ये ऐसे बैंड हो जाएगी, ये वाली लाइन। सिमिलरली ये लाइन भी क्या हो जाएगी, इस तरह से बैंड हो जाएगी, और इसके जो साथ में जस्ट होगी वो हल्का हल्का सा ऐसे बैंड होते होते जाएंगी। फिर जो डायरेक्शन हमारे पास ऐसे रह जाएगी, वो बीच में सीधी रहेंगी, ठीक है, और साइड में से चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो है इसकी जो ये इस बार फाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो याद रखना इनफाइनाइट होने का फ़ायदा यही है अपने पास कि इनफाइनाइट होने अगर है ये तो उसके ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज होंगे कई सारे, जो कई सारे पॉजिटिव चार्ज नीचे भी होंगे। तो क्या करेंगे, ये सारे चार्जेस एक दूसरे की लाइन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जब एक दूसरे की लाइन को रिपेल करेंगे सब तरफ से तो इक्वली रिपेल होगा सब, और सारी की सारी लाइन्स क्या रहेंगी, स्ट्रेट लाइन्स रहेंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए मैंने आपको, क्लियर। तो ये चीज़ हमें पता हो जाएगी। ओके, एक और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम। दिस ये एक स्फेरिकल अपने पास एक पड़ा हुआ है शेल, उसमें एक चार्ज पड़ा हुआ है ये, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं अपने, पॉजिटिव चार्ज ये है क्योंकि लाइन्स दूर से जा रही हैं। तो देखो यहाँ से जो लाइन्स निकल रही हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलरली निकल रही हैं लाइन सारी, ठीक है। और ये जो शेल है इसमें भी परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे सब जगह 90 बन रहा है एंगल, और 90 बनना जरूरी है। अगर 90 नहीं बना तो हमने गलत बना देंगे, डायग्राम गलत हो जाएगा वो। देखो सब जगह 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 ऐसे बनेगा, ये 90 ऐसे बनेगा, ये 90 ऐसे बनेगा, 90 ऐसे बनेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी सरफेस पे लाइन अगर एंटर करती है तो वो परपेंडिकुलरली एंटर करती है। तो परपेंडिकुलर का ध्यान में रख के डायग्राम ऐसे बना हुआ है, और जो बाहर निकल रही हैं ये तो वो भी क्या कर रही है, देखो परपेंडिकुलरली निकल रही हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझ लेते हैं हम। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव ने क्या किया, इन सबकी तरफ यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट कर दिया ड्यू टू इंडक्शन। जब नेगेटिव क्रिएट कर दिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारी लाइन क्या करेंगी, इसमें एंटर कर जाएंगी। अब बिकॉज यहाँ नेगेटिव बन चुका है तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव के कारण क्या आएंगी, लाइन फिर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया कैसे क्रिएशन हो रहा है ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पर एक चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, और ये है प्लस 2 क्यू चार्ज है, और यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। तो बिकॉज ये इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इससे लाइंस तो निकलेंगी ज़्यादा, कई सारी लाइंस निकलेंगी, और इसका मैग्नीट्यूड इसका जस्ट हाफ है। तो जो भी लाइंस निकल रही होंगी उसका सिर्फ हाफ ही इसमें एंटर करेंगी। देखो बाकी ये जो लाइन है एंटर करना चाहिए था बट इसने नहीं किया क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो लाइन दूर जाएंगी। तो ये चीज़ भी याद रखनी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया होगा एग्जाम के अंदर कि दो चार्जेस बना देते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है तो लाइंस बना के दिखाओ। स्टूडेंट गड़बड़ यही करते हैं तो सब लाइंस को इसके अंदर ही एंटर कर देते हैं, जो कि नहीं होगा क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है। जब स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है तो कैसे इक्वली हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो एक लाइन है मेरे पास, ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इन सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये
तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखो लाइंस क्या होंगी, इस पॉइंट से लाइन चारों तरफ जाएंगी ऐसे, मेरे पास लाइन है तो इससे चारों तरफ ऐसे लाइन क्रिएट जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सारी डायरेक्शन के अंदर। तो वही हो रहा है यहाँ पे, सारी डायरेक्शन में लाइन जा रही है। अब ये इनफाइनाइट था, ये भी याद रखना, अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तो ये ऐसे पोजीशन नहीं रह पाएगी इसकी। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का रहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जितना लाइंस यहाँ बन रही है, नीचे वाली लाइन इसको रिपेल कर रही है, ये जो लाइंस है ये इससे रिपेल हो रही हैं, इससे भी रिपेल हो रही हैं, तो ये दोनों सेम पड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर ये सिर्फ फाइनाइट रहता तो देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, अगर ये सिर्फ इतनी रहती है तो क्या होता है यहाँ पे, तो जो ये ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से जो भी लाइंस निकलेंगी ऐसे, ठीक है, उस लाइन को ये क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और जब ये लाइंस को रिपेल करेंगी तो एक्चुअल में कैसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, ये देखो इस तरह से ऊपर की तरफ बैंड करेंगी। तो चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनाइट और इनफाइनाइट होने से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है अपने पास में, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट लास्ट है बस ये वाला, ये प्लेट्स पर पड़ी हैं। तो अभी दो फाइनाइट प्लेट्स हैं, तो फाइनाइट प्लेट्स का मतलब क्या है, देखो बीच में तो लाइन सीधा जा रही है ऐसे, बट जो बाहर की तरफ होंगी तो बताया था मैंने, बाहर की तरफ ऐसे घूम के जाएंगी। अगर ये प्लेट इनफाइनाइट्स होती, ऐसे प्लेट होती हैं काफ़ी ऐसे चलती जाती है, तो लाइंस ओनली सीधा ऐसे जाती सिर्फ। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट होने में याद रखना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा चेंज हो जाता है। ये जो सारे जो मैंने डायग्राम बना रखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं ये, और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छे से समझ लेना, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑल्सो, ठीक है। तो अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल करा दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर।